भारतीय राजनीति में जब आप मौर्यों का काल देखेंगे तो मौर्यों के बाद जब गुप्त आए और गुप्तों के बाद की जो राजनीतिक स्थिति है वो बड़ी डबाडोल सी हो जाती है। कोई भी एक ऐसा सेंट्रल पावर नहीं बचा जो पूरे के पूरे भारतीय राजनीति को एक सूत्र में बांध पाता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक विखंडित देश बन चुका था जहां पर छोटे छोटे राज्य अपने निजी स्वार्थों के पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। कहीं पर मैत्रक वंश है, कहीं पर मौखरी वंश है, और हरियाणा के थानेश्वर में एक वंश उसी समय टैलर उसका उद्भव हुआ जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। क्योंकि इन शासकों को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, चाहे पुष्यभूति वंश कहिए चाहे वर्धन वंश कहिए। इसी वर्धन वंश में जैसे नरवर्धन है, आदित्यवर्धन है और प्रभाकर वर्धन, ये शुरुआती शासक थे। लेकिन इस वर्धन वंश का जो सबसे मजबूत और सबसे प्रतापी शासक हुआ, जिसने भारत की राजनीति में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। हालांकि इसको अखिल भूमंडल का विजेता नहीं कहा जा सकता, अखिल भारत का विजेता नहीं माना जा सकता, लेकिन इसने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जिसने भारत की उस विखंडित राजनीति को फिर से एक सूत्र में बांधने का काम किया, और जिसका केंद्र था उत्तर प्रदेश का कन्नौज वाला हिस्सा। मतलब कन्नौज में ही जो पहले थानेश्वर में इनकी राजधानी हुआ करती थी वो निकल करके आई कहां पे, कन्नौज में। और कन्नौज राजनीति का बड़ा महान केंद्र हो गया था, जिसे हम कानकुंज के नाम से जानते थे या उसको हम लोग महोदय नगर के नाम से जानते थे। यही वो पृष्ठभूमि है जिस समय पर हर्षवर्धन आएगा। और हर्षवर्धन के आने के पीछे की कहानी क्या है? उस समय गौड़ नरेश हुआ करता था शशांक, और मालवा का एक उसका मित्र था जो गुप्त उत्तर शासक हुआ करता था देवगुप्त। इन दोनों ने मिलकर के कन्नौज के मौखरी वंश के शासक हुआ करते थे ग्रहवर्मन, उनकी हत्या कर दी। जब ग्रहवर्मन की हत्या कर दी तो प्रभाकर वर्धन के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था राज्यवर्धन, उनकी बहन थी राज्यश्री और भाई था हर्षवर्धन। तो यहीं से वर्धन वंश का जो इतिहास है वो आपको मिलेगा, जिसके कई सारे सोर्सेज हैं। तो वर्धन वंश की एक छोटी सी, मतलब पूरा हर्षवर्धन के इतिहास को लपेटेंगे हम लोग 15 मिनट में, ताकि एक कम समय में महत्वपूर्ण तथ्य और कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएं। आइए शुरुआत करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है कुमार कौशल और आप इतिहास के इस 15 मिनट के स्पेशल एपिसोड में देखेंगे कि हर्षवर्धन और वर्धन वंश को इंपॉर्टेंट जो है, वर्धन वंश का जो इतिहास है उसको कम शब्दों में कैसे समझा जा सकता है। जैसे मैंने क्या कहा कि इसके जो वर्धन वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं, इन प्रारंभिक शासकों में जैसे नरवर्धन का नाम आता है, मैं वर्धन ऐसे भी लिख सकता हूं, नरवर्धन का नाम आता है, उसके बाद आदित्यवर्धन का नाम आता है, और फिर आता है प्रभाकर वर्धन का नाम। इनमें से जितने भी अभी तक वर्धन शासक हुए हैं उनमें से ये जो प्रभाकर वर्धन है ये अब तक का सबसे प्रतापी शासक माना गया। अब तक का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ, सबसे प्रतापी शासक हुआ, वो प्रभाकर वर्धन हुआ। और प्रभाकर वर्धन के बारे में माना जाता है, इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं जानकारियां मिलती हैं। ये पहला इस वंश का ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कैसा? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। कौन था? ये था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हैं। 3 संतानें मतलब 3 इनके मतलब पुत्र और पुत्रियां हैं। जैसे सबसे पहला एक नाम मिलता है राजश्री का, जो इनकी पुत्री हैं, और इन्हीं का विवाह जो हुआ था वो ग्रहवर्मन से हुआ था, जो मौखरी शासक हुआ करता था। ग्रहवर्मन से इनका विवाह हुआ था। और ये कहाँ का था? ये मौखरी वंश का हुआ करता था। कौन से वंश का भाई? तो ये मौखरी वंशी शासक हुआ करता था। दूसरा इनका एक ज्येष्ठ बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन। और तीसरा इनका बेटा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। तो जिस समय हर्षवर्धन जिस समय शासन कर रहे थे प्रभाकर वर्धन, उसी समय इनके राज्य पर हूणों का आक्रमण हो जाता है। हूण एक खानाबदोश जनजाति हुआ करती थी, आप जान सकते हैं। एक खानाबदोश
जनजाति थी हूण, जिन्होंने आक्रमण कर दिया। और जब इनका आक्रमण हुआ तो इन्हीं से आक्रमण करने के लिए राज्यवर्धन आगे बढ़ा था। इसी दौरान बंगाल के जो शासक हुआ करते थे शशांक ने आक्रमण करके, शशांक और देवगुप्त इन दोनों ने आक्रमण किया और इन दोनों ने आक्रमण करके गृहवर्मन की हत्या कर दिया और राजश्री को कैद खाने में उठा लिया। और उसके बाद में जब ये राज्यवर्धन इनकी तरफ बढ़ता है तो इन लोगों ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। और ऐसी स्थिति में अब प्रभाकर वर्धन को हृदयाघात आ गया और हृदयाघात के कारण प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। ये वो परिस्थितियां हैं जब हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है। तो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का समय माना जाता है। अब हर्षवर्धन का जो समय है, क्या हमने बोला, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का समय कब से कब तक है भाई, तो हर्षवर्धन का जो समय माना जाता है ये 606 से लेकर के और 647 तक। कब तक होगा, 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का समय है। 591 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था थानेश्वर में। इसका जन्म कब हो रहा है, तो 591 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है और जन्म का स्थान कहाँ है, थानेश्वर है। थानेश्वर कहां पर पड़ता है, थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में और यही इनके पिता लोगों की राजधानी हुआ करती थी। यही क्या थी, यही इनके पिता लोगों की राजधानी थी। बाद में इन्होंने, जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो बाद में इसने कन्नौज को राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। पूछा जाता है कि किसने कन्नौज को राजधानी बनाया, तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है और इनकी जो माता है हर्षवर्धन की, उनका नाम था यशोमती। माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है भाई यशोमती। माता का नाम क्या होगा, तो माता का नाम होगा यशोमती। और इनके एक ममेरे भाई हुआ करते थे, उनका नाम था भंडी। कभी कभी पूछा जाता है कि इनका ममेरा भाई क्या था, उनका नाम था भंडी, चाहे भांडी कह सकते हैं। और इनके समय एक बौद्ध भिक्षु का भी जिक्र मिलता, आगे कहानी में आप देखेंगे। बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम है दिवाकर मित्र। बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है दिवाकर मित्र। और इनके जो सेनापति हुआ करते थे उनका नाम था सिंहसेन। कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछा जाएगा कि इनके सेनापति का क्या नाम था, तो इनके सेनापति का नाम था सिंहसेन। क्या नाम था भाई, तो सिंहसेन इनके सेनापति का नाम था। जबकि इनका जो राज्याभिषेक करवाया गया है वो 606 ईस्वी में करवाया गया। देखिए 591 में इनका जन्म हो रहा है और 606 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक करवाया गया। कब होता है, तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक करवाया गया। पिता की मृत्यु के बाद, भाई की मृत्यु के बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं और स्थितियां पूरी तरीके से प्रतिकूल है। स्थितियां पूरी तरीके से प्रतिकूल है और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जब अपना साम्राज्य विस्तार किया तो ये शिलादित्य की उपाधि धारण करते हैं। कई बार तो सिर्फ इतना आपसे पूछता है कि बताइए शिलादित्य किसकी उपाधि है, तो हर्षवर्धन की कई सारी उपाधियां हैं। हर्षवर्धन की कई सारी उपाधियां हैं, जिनमें से एक उपाधि है जिसका नाम है शिलादित्य। अब शिलादित्य आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसकी उपाधि है, तो शिलादित्य उपाधि है हर्षवर्धन की। इसी तरीके से इन्होंने एक माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो इनकी उपाधि जो आपसे पूछी जाती है वो माहेश्वर की भी उपाधि पूछी जाती है। इन्होंने सार्वभौम और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो सार्वभौम की उपाधि इनकी है। और क्या है, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो इनकी पैतृक उपाधि थी, तो महाराजा धीराज की भी उपाधि हर्षवर्धन ने धारण किया था। हर्षवर्धन ने कैसी उपाधि भाई, तो महाराजा धीराज की भी उपाधि हर्षवर्धन ने धारण किया था। इनके बारे में जो जानकारी का सोर्स है, कहां से हमें हर्षवर्धन के बारे में और उनके इतिहास के बारे में सूचना मिलती है, तो इसके लिए अपने पास कई ऐसे सोर्सेज आप देखेंगे, कई सारे ऐसे स्रोत देखेंगे। जैसे इनके एक दरबारी विद्वान है, इनके एक दरबारी विद्वान है जिनका नाम है हरिशेण। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी नाम के ग्रंथ लिखे हैं। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत जरा सा देखिएगा कि जो हर्षवर्धन है, हर्ष के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो क्या क्या जानकारी का स्रोत है, कहां कहां से आपको इस बात का पता चल सकता है कि हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या सूचनाएं मिल सकती हैं। तो इनको देखिए, देशी और विदेशी और पुरातात्विक में अभिलेख और साहित्य दोनों से इस बात की चर्चा पता चल जाती है
तो मैं ऐसे ऐसे इसको कैटेगराइज कर सकता हूं। जैसे मैं ये कह दूं कि अभिलेखों में हमें कैसे जानकारी मिल रही है, और दूसरी चीज में साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। दूसरी बात क्या हम कह सकते हैं कि साहित्यों से कैसे जानकारी मिलती है, और तीसरी बात हो सकती है कि जो विदेशी विवरण आया है, जो विदेशी विवरण है, उनसे हमें कैसे जानकारी मिलती है। तो देखिए, अभिलेखों में इनके कई सारे ऐसे जैसे मुद्राएं हैं, जैसे मधुबन ताम्रलेख है, बांसखेड़ा और एहोल अभिलेख है। तीन चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आपको क्या, तो यहां पर आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, कौन तीन चीजें? पहला चीज मधुबन का जो ताम्रपत्र है, कौन सा? आपको मधुबन का ताम्रपत्र देखना है। ठीक, क्या होगा? मधुबन का। दूसरा बांसखेड़ा का ताम्रपत्र है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है बांसखेड़ा का या ताम्रपत्र लेख कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो आपका मिलेगा एहोल का अभिलेख। तीसरा क्या मिलेगा? तीसरा मिलेगा एहोल अभिलेख। और ये आप तीनों जगह से हमें इसके बारे में पुरातात्विक विवरण स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन के समय पे जो साहित्य बने हैं, जैसे बाणभट्ट के 2 ग्रंथ हैं, स्वयं अब साहित्यिक दृष्टिकोण से इस बात को कैसे आप व्याख्यायित कर सकते हैं? देखिएगा, साहित्यिक दृष्टिकोण में 3 चीजें यहां पर देखनी पड़ती है। जैसे एक तो इसका जो दरबारी विद्वान है, एक तो इसका जो दरबारी विद्वान है जिसका नाम है बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी हैं। एक है हर्षचरित। हर्षचरित तो पूरा ये कह सकते हैं कि जीवन इतिहास ही हर्षों का इस पर निर्धारित है। और दूसरी रचना इनकी है कादंबरी। दूसरी रचना क्या है? कादंबरी। ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं बाणभट्ट के जिससे पूरा हर्षवर्धन और वर्धन वंश के बारे में सूचना मिलती। तीसरी चीज आती है कि राजा हर्षवर्धन स्वयं 3 नाटक लिखते हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। स्वयं ये हर्ष जो है, हर्षवर्धन ने 3 नाटक खुद लिखे हैं। हर्ष का 3 नाटक है, जिसमें नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। इन तीनों नाटकों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सूर्य शतक है, मयूर शतक है, कुछ और ग्रंथ भी हैं, जैसे सूर्य शतक है, सूर्य शतक है, मयूर शतक है, सूर्य शतक और क्या? मयूर शतक, और आर्य मंजू श्री मूलकल्प, आर्य मंजू श्री मूलकल्प, ये बौद्ध ग्रंथ है। और इनसे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। वेनसांग और इतसिंग जैसे लोग भी इसके समय आते हैं, जो चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री वेनसांग आया, भरपूर जानकारी दे रहा है। वेनसांग आया, और कौन आया? वेनसांग आया, और कौन सा आया? इतसिंग आया। तो इनके विवरणों से भी हमें इसके बारे में सूचना मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आई होप कि इसमें आप जितनी भी सूचनाएं देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जैसे मैं अगर 1 मिनट में आपके सामने इस बात को ब्रीफ कर पाऊं, जैसे जो अपना ताम्रपत्र लेख की बात हो रही है या मधुबन की बात हो रही है, तो 631 में आजमगढ़ के बगल में या उत्तर प्रदेश में जो मऊ जिला है, वहां से एक मधुबन नाम का क्षेत्र है जहां से हर्षवर्धन के ताम्रलेख पाए गए हैं, जो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में है। इसमें कहा गया कि कुशीनगर के जो ब्राह्मण थे, मधुबन के ब्राह्मणों को कुशीनगर क्षेत्र से जो आय होती थी उसको दान दिए जाने का उल्लेख है। जो बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख है, जो 628 का माना जाता है, वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के बांसखेड़ा से पाया गया है। इसमें भी ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें कहा गया कि अरकट सागर से जो होने वाली आय है वो चंद्रबली तथा भट्ट स्वामी नाम के ब्राह्मणों को दान किया गया है। हर्षवर्धन दान करता था। एहोल हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, उस एहोल अभिलेख में पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था, ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी जानकारी उसमें आपको दी जा रही है। इसी तरीके से इतसिंग और वेनसांग ने अपने विवरणों में जिस तरीके की सूचनाएं दी हैं, जिस तरीके की वो जानकारियां देता है, उससे स्पष्ट तौर पर इसके समय के बौद्ध भिक्षुओं का जो मुद्राएं इसकी जो हैं, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में जानकारी है। सोनीपत नालंदा से जो मुद्राएं पाई गई हैं,
बाकी इसके नाटक से जानकारी मिल रही है। तो यह एक महान सम्राट के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। अभी बहुत कुछ बता हुआ है, समराइज करके आप कम समय में इसको इतना समझ सकते हैं कि हर एक एग्जाम में इतने से चीजें आपकी कंफर्म हो जाती हैं।